हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन सी ए फाइनल ए एफ एम का सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, तो अपन इसको समझेंगे और फिर थ्योरी लर्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है वो अपन इस चार्ट से समझते हैं, ठीक है। देखो, एक कंपनी है, कंपनी ए के पास 4 डेटर्स है, ए बी और सी और डी। अब कंपनी ए को क्या हुआ, पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो कंपनी ए ने क्या करा, वो बैंक के पास गया, बैंक को जाके बोलता है ए बी सी डी आप खरीद लो मुझसे, ठीक है। तो बैंक क्या हो गया, यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया, कंपनी ए यहाँ पर ओरिजिनेटर हो गई, और बैंक को क्या बोलता है ए बी सी डी आप खरीद लो मुझसे और आप इनसे पैसा रिकवर कर लेना, ठीक है। तो बैंक बोलती है हाँ ठीक है मैं खरीद लेती हूँ। फिर ए बी सी डी क्या, एस पी वी बैंक के पास रह गया। अब बैंक ने क्या करा, बैंक को भी पैसे की ज़रूरत थी, तो बैंक ने क्या करा, इन चारों को मिला के एक सिक्योरिटी इशू कर दी इन्वेस्टर्स को, ठीक है। इन्वेस्टर्स से पैसा ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ है पूरा प्रोसेस समझते हैं। ए बी सी डी ने कंपनी ए से माल खरीदा, ठीक है। कंपनी ए को लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ गई, कंपनी ए को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, वो गया बैंक के पास, बैंक को बोला कि आप मुझसे ये डेटर्स खरीद लो। बैंक ने बोला मैं खरीद लेता हूँ। फिर बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो बैंक ने एक सिक्योरिटाइज डॉक्यूमेंट इशू करा इन्वेस्टर्स को कि भैया आप हमारे को पैसा दो, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें, ये पूरा जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी हो गई, सबसे पहली पार्टी कौन सी हो गई, बोरोवर, जिसने क्या करा, कंपनी ए से माल खरीदा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ओरिजिनेटर कौन हो गया, जो कंपनी ए ने ओरिजिनेट करा, कंपनी ए बैंक के पास गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, बैंक क्या हो गया, यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया, और इन्वेस्टर्स क्या हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन का। अब इसमें अलग तरीके की रिस्क होती है, फिर अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, वो अपन पूरा प्रोसेस पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भी ये बोल रखा है, मैनी फर्म्स सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट थ्रू प्रॉफिटेबल पेपर सच फर्म्स आर फेस अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम। जैसे कंपनी ए लिक्विडिटी प्रॉब्लम में आ गई थी, तो कंपनी ए ने क्या करा, उसके पास गया, बैंक के पास, तो वो बैंक के पास गया स्पेशल पर्पज व्हीकल के। सिक्योरिटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ। अब सिक्योरिटाइजेशन में क्या होगा, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है, या तो वो कंपनी ने क्या कर दी, ए बी सी डी से पैसा रिकवर कर दी, पर ए बी सी डी से ना रिकवर करके वो बैंक के पास गई और बैंक को बोला आप मेरे ये डेटास रख लो और मुझे पैसा दे दो, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव हो गया। तो अपन ये देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है, सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट टू अ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या हो गया, ये कौन से ए बी सी डी क्या थे, इलिक्विड थे, ये हाथों हाथ पैसा नहीं दे रहे थे, तो बैंक के पास गया, बैंक ने क्या करा, उसको पैसे दे दिए, तो इलिक्विड से लिक्विड हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया, बैंक ने एक सिक्योरिटी इशू करी इन्वेस्टर को, तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यही है अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट टू अ मार्केटेबल सिक्योरिटी सच एज। अब इसमें क्या होता है, इसमें डेटर्स थे, उसकी जगह क्या हो सकते हैं, हाउसिंग लोन हो सकते हैं, ऑटो लोन्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल हो सकते हैं, और फ्यूचर रिसीवेबल हो सकते हैं। सबसे पहले फीचर्स देखते हैं सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स क्या क्या है, देख लो। अब क्या हुआ, सबसे पहले एक एक फीचर्स देखते हैं। ए बी सी डी उसको एक बंडल में करा, तो क्या हो गया, सबसे पहले बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, ठीक है। बंडलिंग में करा और बैंक को सेल करा, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बैंक ने एक सिक्योरिटी इशू करी इन्वेस्टर्स को, तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टर क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हो गया, है ना, एक रिस्क मैनेजमेंट टूल हो गया, क्या हो गया, ओरिजिनेटर। जैसे कंपनी ए ने सारी रिस्क और रिवॉर्ड किसको ट्रांसफर कर दिए, बैंक को, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट टूल हो गया। देखो, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, बैंक किससे रिकवर करेगा, ए बी सी डी से, और कंपनी ए का कोई लेना देना नहीं है। अदरवाइज क्या हो सकता है, कंपनी ए रिकवर करेगी, ठीक है, वो रखेगी। अब क्या होगा, एक स्ट्रक्चरली अपन को कंपनी ए ने बैंक से ले लिया पैसा और बैंक ने इन्वेस्टर से ले लिया, तो एक स्ट्रक्चर्ड बन गया पूरा, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। ट्रेंचिंग क्या होता है, अब क्या हो गया, ये चारों जो भी ए बी सी डी मिलके बैंक को इशू करा, बैंक से पैसा उठा लिया अपन ने, तो पूलिंग स्प्लिट
इनटू ट्रेंचेस। अब क्या होगा, हो सकता है बैंक क्या करे, अब जैसे ए बी सी डी, हो सकता है कि ए और बी ऑटो लोन है और बी और सी हाउसिंग लोन है, तो बैंक क्या करेगा, इसको डिफरेंट ट्रांचेस में बांट देगा। ठीक है, ए और बी को क्या करेगा, एक ट्रांच में रखेगा और बी और सी को एक ट्रांच में रखेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांचिंग। ट्रांचिंग मतलब क्या होता है, एक तरीके का जड़ी। ठीक है, डिफरेंट जड़ों में अपन को इशू करना। ठीक है, उसके बाद है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, अब समझो होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, जो एक तरीके के लोन है, जैसे ऑटो लोन्स है एक तरीके के हैं, वो एक संग रख लिए। अब ऑटो लोन्स में भी ऐसा हो सकता है कि वो कमर्शियल व्हीकल है या फिर पैसेंजर व्हीकल है, तो पैसेंजर व्हीकल एक संग रख लिया और कमर्शियल व्हीकल एक संग रख लिया, तो वो क्या कहलाता है, होमोजेनिटी। अब सबसे पहले अपन इसका फ़ायदा देखते हैं, फ़ायदा क्या क्या है, फ़ायदा क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले सोचो फ़ायदा क्या क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, कंपनी को क्या मिला, पैसा मिल गया। ठीक है, कंपनी को पैसा मिल गया तो उससे क्या होगा, वो अपने पूरे बिजनेस पे फोकस कर पाएगा। रखो सीधी सीधी, फाइनेंसिंग मिल गई, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मिल गई। ठीक है भाई, एक तो होता है कि कंपनी किसी से लोन लेती, अब अपन ने लोन तो लिया नहीं। ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मिल गई तो कंपनी को अपने पैसा मिल गया। ठीक है, अब क्या हो गया, कंपनी क्या करेगी अपने, अब अपन नए अपना, या तो ये होता है कि भैया है ना, अपन है ना अपने मेन फोकस पे, बिजनेस पे फोकस ना करके अपन है ना उनसे पैसा रिकवर करते। ऐसा अब नहीं करना, मेरे को कोई पैसा रिकवर नहीं करना, तो क्या हो गया, अब अपन मेन बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मेरे फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या होगा, अपनी वर्किंग कैपिटल इजीली रिमूव हो गया भाई, करंट एसेट कम हो गए। ठीक है, नहीं सॉरी, करंट लाइबिलिटीज भी कम हो गई। ठीक है, करंट एसेट भी कम हो गए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियो इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो इसके हो गया, फाइनेंशियल रेशियोज अपने इंप्रूव हो गए। ठीक है, और ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब मेरे पास फंड रहेगा। ठीक है, मेरे को किसी से अपना मांगने की जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ फंड भी कम हो गया। ठीक है ना। बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट हुआ, इन्वेस्टर्स को क्या हुआ, एक तो क्या होता है ना, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होगा इसके अंदर, अब उसको ऑटो लोन भी मिल गया, ऑटो लोन की भी सिक्योरिटी आ गई उनके पास होम लोन की भी सिक्योरिटी आ गई, तो क्या होगा, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो गया उनका, है ना। और क्या हो गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई। अब क्या होता है, आरबीआई इनको रेगुलेट करती है इन सबको, तो क्या रेगुलेटिंग हेल्प इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होगी, है ना। अब क्या हो गया, प्रोटेक्शन मिल गया इन्वेस्टर्स को क्या है, प्रोटेक्शन मिल गया। क्या, अगर डिफॉल्ट होगा, हो सकता है कि वो रिकोर्स बेसिस पे हो, है ना। रिकोर्स बेसिस पे क्या होता है, रिकोर्स, सबसे पहले रिकोर्स और नॉन रिकोर्स के बारे में समझते हैं। रिकोर्स मतलब क्या होता है, अगर उन्होंने, जिसने, जो डेटर्स है अपने, उन्होंने डिफॉल्ट करा तो कंपनी पैसा देगी, जो ओरिजिनेटर है ना वो पैसा देगा। नॉन रिकोर्स क्या होता है, ओरिजिनेटर पैसा नहीं देगा। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्ट, अगर वो रिकोर्स बेसिस पे हुआ, क्या हो गया, 3। अब अपन सब वापस बेनिफिट देखते हैं, कौन कौन से बेनिफिट हुए उनको। क्या हो गया, अपने को फाइनेंसिंग मिल गई। ठीक है, उसको अपन मेन बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, अपना फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव हो पाएंगे। ठीक है, और लो कॉस्ट ऑफ फंड है। ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या हो गया, बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स क्या हो गया, अपने क्या हुआ, रिस्क डाइवर्सिफाइड हो गई, अलग अलग तरह के लोन उनको एक सिक्योरिटी में मिल गए। ठीक है, उनको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो आरबीआई ने लगा रखी। ठीक है, उसके डिफॉल्ट के अंदर अपन को प्रोटेक्शन मिल गया, क्योंकि अगर वो रिकोर्स बेसिस पे है तो डिफॉल्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन विद सिक्योरिटाइजेशन, सबसे पहले प्राइमरी पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से थे, ओरिजिनेटर था, एसपीवी थी और इन्वेस्टर्स था। जो ओरिजिनेटर कौन था, कंपनी है, एसपीवी कौन थी, बैंक, और इन्वेस्टर्स कौन थे, जिसने बैंक को पैसा दिया। तो कौन कौन के हो गए, ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल और इन्वेस्टर्स। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, जो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, ऑब्लिगर कौन सा होता है, जो बोरोअर होता है, जिसने कंपनी ए से बोरो करा, या फिर कंपनी ए ने जिसको माल सील करा। डेटर्स जो होते हैं ना वो ऑब्लिगर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से, रेटिंग एजेंसीज। अब कंपनी ए को कोई रेट करेगा, ठीक है, ये वाला डेटर इतने रुपए का है, ये वाला डेटर इतने रुपए देगा, ये वाला डेटर इतने रुपए देगा, तो कौन सी होती है, रेटिंग एजेंसी। उसके बाद क्या होता है, आरपीए कौन होते हैं, आरपीए और सर्विसर कौन होते हैं, ये है ना पैसा रिकवर करते हैं। जो पैसा रिकवर कौन करेगा, वो आरपीए करेंगे। ठीक है, रिसीविंग एंड पेमेंट एजेंट्स। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, जो डेटर से पैसा रिकवर करेंगे। ट्रस्टीज कौन से होते हैं, जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। भाई
बैंक तो कुछ भी खरीद के कुछ भी बेच देगा। तो ट्रस्टीज क्या बताते हैं, यार ये वाली सिक्योरिटीज अच्छी है, ये वाली सिक्योरिटीज गंदी है, ठीक है, ये रूल लग रहे हैं इस सिक्योरिटी के ऊपर। तो कौन है, ट्रस्टीज। क्रेडिट इन्हेंसर, क्रेडिट इन्हेंसर भी एक तरीके एडिशनल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके ट्रस्टी वाला काम होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरर, स्ट्रक्चरर कौन होता है, भाई मेरे को कोई सपना थोड़ी आ रहा है कि मैं बैंक के पास जाऊँ, एक बंदा तो होगा, एक सीए होता है या फिर कोई ऐसा बंदा होता है जो कंपनी को, बैंक को और इन्वेस्टर्स को, तीनों को मिलाता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरर, ठीक है। कौन कौन हो गए, ऑब्लिगर, रेटिंग एजेंसी, आरपीए, उसके बाद ट्रस्टीज, क्रेडिट इन्हेंसर और स्ट्रक्चरर। रटने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट। यहाँ पे क्या हुआ था, ये पूल ऑफ एसेट को क्रिएट करा था, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर टू एसपीवी, कंपनी ए ने ट्रांसफर करा था एसपीवी को, ठीक है। इशू ऑफ सिक्योरिटाइज, अब एसपीवी कौन होता है, बैंक ने किसको ट्रांसफर, बैंक ने क्या करा, सिक्योरिटाइजेशन डॉक्यूमेंट इशू करे। तो ये 3 स्टेप हो गए अपने। फिर क्या होता है, सर्विसिंग ऑफ एसेट। सर्विसिंग ऑफ एसेट होता है इन्वेस्टर से पैसा लेना, ठीक है। फिर रिकोर्स बेसिस, अगर रिकोर्स बेसिस पे है, मतलब अगर उन्होंने पेमेंट नहीं करा, मतलब कम डेटर्स ने पेमेंट नहीं करा, तो अगर वो रिकोर्स बेसिस पे है तो कंपनी वापस पेमेंट करेगी, ठीक है। और रीपेमेंट, अब क्या हो गया, पैसा आ गया बैंक के पास, पैसा आ गया, जो डेटर्स ने पैसा दे दिया, तो बैंक वापस सिक्योरिटाइज अपना इंस्ट्रूमेंट लेगी और उनको इशू करेगी। तो रीपेमेंट टू क्रेडिटर्स, और है ना, उसके रीपेमेंट टू इन्वेस्टर्स। फिर क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो इन सबको क्रेडिट रेटिंग करती है ना, जैसे क्रेड और ये सब, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इन सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अब अपन क्रेडिट रेटिंग, सबसे पहले प्रॉब्लम इन सिक्योरिटाइजेशन देखते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम है हाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। कई जगह, कई स्टेट्स में 12% तक की स्टैम्प ड्यूटी है। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनता है, सिक्योरिटी इशू होती है, तो उसको क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, हाई है। टैक्स एम्बिग्यूटी है कि भैया कौन भरेगा इसमें टैक्स, एसपीवी बनेगी या इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग इशू है। अकाउंटिंग इशू क्या है, देखो जो ऑरिजिनेटर है उसको क्या है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मिल रही है, पर असलियत में क्या होना चाहिए था भाई, उसके है ना, जो डेटर्स है वो खत्म हो जाने चाहिए थे। अब नॉन रिकोर्स बेसिस पे ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। नॉन रिकोर्स बेसिस पे उसको वापस पैसा तो देना नहीं है किसी को भी, तो डेटर्स खत्म हो जाने चाहिए थे, ठीक है, और उसकी पैसा उसको मिल जाने चाहिए थे, है ना। तो बट ऐसा नहीं होता, तो ये क्या है, अकाउंटिंग इशू भी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इन्वेस्टर्स ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ से, ओरिजिनेटर और इनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं बोल रखा कि ये डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने, तो वो क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अंडर डेवलप्ड डेब्ट मार्केट है, डेब्ट मार्केट अंडर डेवलप्ड है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वीक फोरक्लोजर लॉस जो है ना, वो इंडिया में अभी सही नहीं है इसको लेके, ठीक है। अब क्या है, 3 तरीके के सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक क्या होता है, पास थ्रू सर्टिफिकेट, ठीक है। एक होता है पे थ्रू सिक्योरिटीज, ठीक है। एक होता है स्ट्रिप सिक्योरिटीज। इसमें क्या होगा, जितना भी कैश फ्लो आ गया ना मेरे पास, जैसे जो एसपीवी है उसको डेटर्स ने पेमेंट करा, ठीक है, वो पूरा का पूरा पैसा क्या करेगी, उसको ट्रांसफर कर देगी, किसको, इन्वेस्टर्स को, ठीक है, समझ गए। इसमें क्या होगा, पे थ्रू सिक्योरिटीज में क्या होगा, जो एसपीवी है ना वो क्या कर सकती है, ये जो पैसा उसको मिला डेटर्स से, वो पूरा पैसा उसको ट्रांसफर ना करके, ये हो सकता है ये पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, और थोड़ा ही पैसा उसको दे इन्वेस्टर्स को, तो उसको क्या कहते हैं, पे थ्रू सिक्योरिटीज। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रिप सिक्योरिटी। स्ट्रिप सिक्योरिटी क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट भी होता है या प्रिंसिपल भी होता है, तो क्या करेगा, या तो इंटरेस्ट मिलेगा या प्रिंसिपल मिलेगा, तो स्ट्रिप सिक्योरिटीज बोथ का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं एक बार। पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या होता है, कैश फ्लो पास डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स। कैश फ्लो जो हुआ वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को पास कर दिया, ठीक है, ठीक है उनको। अब क्या होगा, इसमें एक रिस्क रहती है कि इन्वेस्टर्स को सोच रहे थे कि है ना, वो अभी लेट पेमेंट करेगा डेटर्स। अब क्या है, डेटर्स ने जल्दी पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो प्री पेमेंट का रिस्क हो गया,
ठीक है। अब क्या होगा, पे थ्रू सिक्योरिटीज हो गया। पे थ्रू सिक्योरिटीज में क्या हो गया, रिस्ट्रक्चर द कैश फ्लो, मतलब वो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है। मल्टीपल मैच्योरिटीज और बेटर फ्लेक्सिबल होता है पास थ्रू सिक्योरिटीज को, पास थ्रू सर्टिफिकेट से। ठीक है, स्टेप सिक्योरिटी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राइसिंग एंड सिक्योरिटाइजेशन। इसमें प्राइसिंग क्या होता है, ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, जो ओरिजिनेटर को जो पैसा मिला ना, मान लो उसको एक्स अमाउंट मिला, अब वो चाहता है कि मैं एक्स अमाउंट इससे इस तरीके से इन्वेस्ट करूँ, इस तरीके। अब कोई मुझे मान लो 100 रुपये का डेटर है, तो 100 रुपये के 100 रुपये तो देगा नहीं। ठीक है, वो क्या करेगा, मेरे को 90 रुपीज़ दिए। ठीक है, 90 रुपीज़ दिए। अब क्या करेगा, ओरिजिनेटर चाहता है कि मैं 90 रुपीज़ इस तरीके इन्वेस्ट करूँ जैसे वो डेटा से मुझे पैसा देता, तो डेटर मुझे क्या कर देता, 100 रुपीज़ देता, तो इस रेट पे इन्वेस्ट करूँ कि है ना मेरा वो जो 100 रुपीज़ हो जाए, तो वो रेट तो गिवन होगी। ठीक है, तो वो बैक कैलकुलेशन करके क्या 90 रुपीज़, भैया मैं तो 90 रुपीज़ तक ही आपको दे सकता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है ओरिजिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर्स क्या चाहता है कि भैया आज उसको जो डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, जो आज उसने पैसा दिया, तो जितने भी कैश फ्लोज आएंगे उसको वो डिस्काउंट करेगा, तो जितना उसका पैसा दिया ना, कम से कम इतना पैसा तो मिले। ठीक है, तो वो हो गया इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। देख लो, पढ़ लेते हैं एक बार। ओरिजिनेटर हैज़ टू इंकर आउटफ्लो, originator has to incur outflow and if amortize over the period of time by investing the amount raised to, क्या इन्वेस्ट करा उसने, जो अमाउंट रेज करा उसको इन्वेस्ट करा, तो उसका जितना भी है वो इक्वल हो उसके डेटर से। ठीक है, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है जितना भी उसने कैश बैंक को दिया, इतना कम से कम इतना कैश तो मिले। अब देखो, रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन, सबसे पहले क्रेडिट रिस्क एक बार याद करते हैं। क्रेडिट रिस्क, लीगल रिस्क, मार्केट रिस्क। ठीक है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क होता है अगर रिकोर्स बेसिस पे, नॉन रिकोर्स बेसिस पे, मतलब क्या है, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया ना, तो जो ओरिजिनेटर है वो पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्रेडिट रिस्क हो जाती है। क्रेडिट रिस्क क्या कहती है कि डिफ़ॉल्ट हुआ, डिफ़ॉल्ट होते ही है ना, डिफ़ॉल्ट होते ही पेमेंट नहीं होगा इन्वेस्टर्स को, तो सबसे पहले क्या होगी, क्रेडिट रिस्क होगी। ठीक है, लीगल रिस्क, लीगल केस क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ, भैया पहले ही बताया था कि फोरक्लोजर लॉस नहीं है इंडिया के अंदर, लॉ नहीं है इसको लेकर, तो लीगल रिस्क तो है ही कि भैया लॉ नहीं है, तो कौन किसको पेमेंट करेगा, कैसे करेगा, तो वो चीज़ लीगल रिस्क है। एक होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है, इसके अंदर 3 तरीके होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक, प्रीपेमेंट रिस्क और इंटरेस्ट रेट मिसमैच रिस्क। ठीक है, सबसे पहले प्रीपेमेंट रिस्क देखते हैं। प्रीपेमेंट क्या होगा, इन्वेस्टर ने पेमेंट कर दिया जल्दी। ठीक है, क्या होगा, इन्वेस्टर कब जल्दी डेटर्स कब जल्दी पेमेंट कर सकते हैं, जब उनको दूसरी जगह एक सस्ती रेट में लोन मिल रहा हो। ठीक है, सस्ती रेट में उसको लोन मिल रहा है, तो उसने लेके वहाँ से पैसा उठा के यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब क्या होगा, हो सकता है कि है ना, तो क्या हो गया, प्रीपेमेंट रिस्क होगी, है ना, प्रीपेमेंट रिस्क होगी, है ना। अब क्या होगा, ना जो बैंक के पास पैसा आ गया, तो बैंक क्या रखेगा थोड़ी, बैंक भी इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देगा, तो क्या होगा, पेमेंट रिस्क जल्दी, मतलब उसने जल्दी पेमेंट कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट मिसमैच रिस्क क्या हो सकता है, क्या होता है, बोरोअर ने तो फ्लोटिंग रेट पे लिया और बैंक क्या है, फिक्स रेट पे दे रहा है पैसा, मतलब क्या हो सकता है, बोरोअर क्या है, वो फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है बैंक को। ठीक है, और जो बैंक है वो फिक्स रेट पे इन्वेस्टर्स को दे रही है, तो मान लो फ्लोटिंग रेट कम है और फिक्स रेट ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट मिसमैच हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, एक और रिस्क कौन सी है, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग असेट डिपेंड्स अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंडस्ट्री डाउनस्ट्रीम। क्या होता है, जो भी अंडरलाइंग असेट होता है, जैसे मान लो इसका पैसा देना, डेटर्स का पैसा देना, वो किस पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री के ट्रेंड पे। मान लो कि है ना, डेटर ने बोला मैं तो माल ही वापस दे रहा हूँ, मतलब मेरी तो इंडस्ट्री डूब गई, है ना, मैं माल वापस दे देता हूँ, मेरे को ये रखना ही नहीं है, तो वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर अपन लास्ट इस पर टॉपिक आता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले टोकनाइजेशन ही देखेंगे अपन, ब्लॉकचेन बाद में देखेंगे। ठीक है, टोकनाइजेशन क्या होता है,
टोकनाइजेशन भी एक तरीके का सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस ही होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फिजिकल टेंजिबल असेट, फिजिकल जो टेंजिबल असेट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट को अपन डिजिटल टोकन में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 2 असेट है, मान लो मेरे पास, जो आपने क्रिप्टो सुना होगा ना, क्रिप्टो वो एक तरीके का टोकन होता है, जो कॉइन होता है ना वो टोकन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और क्या हो सकता है, मान लो गोल्ड है, तो इन दोनों को मिला के एक अपन ने सिक्योरिटी इशू करवा दी, ठीक है। वो क्या होता है, डिजिटल टोकन में इशू होती है, तो उसको क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, है ना, टोकनाइजेशन वर्सेस सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। सेम होता है, एक तरीके के सेम रहता है, ठीक है। बोथ द इम्प्रूव लिक्विडिटी, दोनों में लिक्विडिटी इंप्रूव होती है ना। बोथ अलाउ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन कैसा हो रहा है, मतलब अपन इसमें क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्लस गोल्ड को मिला के एक चीज़ बना रहे हैं, है ना। तो बोथ अलाउ डाइवर्सिफिकेशन, बोथ आर ट्रेडेबल, मतलब अपन क्रिप्टो भी खरीद सकते हैं और सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट भी मतलब सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट भी बेच सकते हैं, क्रिप्टो भी बेच सकते हैं, तो बोथ आर ट्रेडेबल, है ना। बोथ क्रिएट न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज़, न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। मतलब क्या होता है, कैपिटल गेन मिलना, मतलब मान लो क्रिप्टो में क्या होता है ना, अपन ने आज 10 में सेल करा, हो सकता है कल 12 में सेल होता, तो उसमें क्या होता है, न्यू इनकम अपॉर्चुनिटी है कि वो 12 में सेल हुआ तो कैपिटल गेन मिल गया, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि टोकनाइजेशन क्या होता है, बट अब ये ब्लॉकचेन वाला प्रोसेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ब्लॉकचेन में आपको क्या ध्यान रखना है, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन भी क्या होता है, एक तरीके का डिसेंट्रलाइज डिजिटल लीडर होता है ना। उसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन होती है, एक तरीके की चेन होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक तरीके का क्रिप्टो क्या होता है, एक तरीके की ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो वो चीज़ है ना। नो सेंट्रल अथॉरिटी, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। देखो सिमिलर टू गूगल डॉक्स, अपन गूगल डॉक्यूमेंट्स देखा होगा ना, उसी तरीके का होता है, वेयर द एवरीवन कैन व्यू दिस, मतलब सब देख सकते हैं, एंड नो सिंगल पर्सन इज कंट्रोल दिस, कि कोई एक सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल चेंजेस, जो भी कोई भी चेंज करेगा, जैसे मैं चेंज करूँगा तो मेरा भी विजिबल होगा कि मैंने आज चेंज करा, ठीक है। उसको क्या करते हैं, ब्लॉकचेन प्रोसेस पे होता है, ठीक है। अपन ये ब्लॉकचेन प्रोसेस देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ब्लॉकचेन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन इनिशिएट करता है यूज़र की, है ना। फिर ट्रांजेक्शन इनिशिएट करा, उसको नेटवर्क में डाला, जैसे मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, उसको नेटवर्क में डालूंगा, ठीक है। नेटवर्क पार्टिसिपेंट वैलिडेट द ट्रांजेक्शन। अब क्या होगा, जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो नेटवर्क का ओनर होगा, वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा इस ट्रांजेक्शन को, ठीक है। वंस वेरीफाइड, उसको वेरीफाई कर लिया, मतलब उसने ओनर ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो अपन इसको ब्लॉक में डाल देंगे, ठीक है। इस ब्लॉक में डाल दिया। अब क्या है, ये ब्लॉक क्या है, ब्लॉक वॉज एडेड टू एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, मतलब क्या है, एक चेन चल रही होगी, ठीक है, उसके अंदर ये एक और ब्लॉक ऐड हो गया, ठीक है ना। आफ्टर एडिशन द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को नेटवर्क में डालना है, नेटवर्क में क्या करना है, नेटवर्क पार्टिसिपेंट उसको वेरीफाई करेगा कि ये सही है नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेगा, वंस वेरीफाइड, फिर उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा। फिर ब्लॉक क्या होता है, वो चेन में जुड़ जाएगा, और चेन में क्या होता है, फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लॉकचेन कहाँ का यूज़ होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन कहाँ का यूज़ होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज में, हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट में, ठीक है, ट्रैवल इंडस्ट्री में, और इकोनॉमिक फोरकास्ट में। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या होता है, कितने भी सिक्योर करना है ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी, जैसे मान लो कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योर करनी है, तो उसको क्या है, ब्लॉक्स में डालते हैं, ब्लॉक्स में डाल के रखते हैं, तो उसको क्या है, उसको फाइनेंशियल सर्विसेज में अपन ब्लॉक्स में डाल के रखते हैं, असेट ट्रांसफर एंड विद परमानेंट रिकॉर्ड्स, ये चीज़ है। हेल्थ केयर में भी होता है, सेव करना डेटा को, ठीक है। गवर्नमेंट भी क्या क्या करती है, डेटा सेव करती है, डेटा किसका, लैंड रिकॉर्ड्स का, है ना, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का, तो वो भी ब्लॉक्स में सेव करती है, ठीक है। ट्रैवल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, पेमेंट से सिक्योर करना, डॉक्यूमेंट का स्टोरेज करना, रिजर्वेशन करना, मेनली क्या होता है, स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। ब्लॉकचेन में क्या होता है, मेनली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। इकोनॉमिक फोरकास्ट में क्या होता है, इनेबल डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन मार्केट, वोटिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग, बेटर प्लानिंग, ठीक है। मतलब जो भी डिसेंट्रलाइज होता है उसको एक सेंट्रलाइज करना, मतलब एक उसमें ले जाना, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक ब्लॉक में ले जाना, फिर उसको क्या होता है, ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
स्टॉक ट्रेडिंग इज बेटर प्लानिंग में ट्रेडिंग का प्रोडक्ट करता है। ठीक है, तो हो गया है ना। अब ये लास्ट टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया क्या है, सबसे पहले सिटी बैंक लाया था इसको, फिर एक क्या आया, सरफाइसी एक्ट आया, उससे क्या है सिक्योरिटाइजेशन प्रोटेक्ट हो रहा है। ठीक है, इम्प्रूव फंडिंग एनबीएफसीज, और इन एनबीएफसीज लोन एनपीए हो जाता है, वो फिर दूसरी जनों को एसपीवीज को सेल करती है, और एसपीवी से अपना सिक्योरिटाइज ऑन इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, डोमिनेटेड बाय एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई और ग्रोइंग इन्वेस्टर्स एफपीएम। ठीक है, अब क्या है, ये पूरा चैप्टर हो गया। ठीक है, आपको बस एक प्रोसेस ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस मैंने आपको शुरू में समझाया था ना, अगर आप उस प्रोसेस को ध्यान रखेंगे ना तो पूरी चीज़ें लिंक है। ठीक है, प्रोसेस को ध्यान रखेंगे आपको पार्टिसिपेंट पता चल जाएंगे, प्रोसेस को ध्यान रखेंगे आपको रिस्क पता चल जाएगी, प्रोसेस को ध्यान रखेंगे आपको फीचर्स पता चल जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस को ध्यान रखेंगे आपको मैकेनिज्म पता चल जाएगा या स्टेप्स पता चल जाएंगे, और प्रॉब्लम आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मतलब रखना पड़ेगा। एक तरीके सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट आपको पता होनी चाहिए, पास थ्रू सर्टिफिकेट, पे थ्रू सर्टिफिकेट, सिक्योरिटीज, स्टेप सिक्योरिटीज। फिर क्या है, एक ब्लॉकचेन वाला टॉपिक है। ब्लॉकचेन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें टोकनाइजेशन इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे एप्लीकेशन में क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, इन सब में एक ही चीज़ है। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या करेगा, कोई भी डेटा को स्टोर करके रखेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, है ना। हेल्थ केयर सर्विसेज में भी यही है कि भैया अगर पेशेंट का डेटा स्टोर करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे। गवर्नमेंट सर्विसेज में ये है कि यही है कि भैया जो लैंड का डेटा है उसको प्रोटेक्ट करके रखे, स्टोर करके रखे। और इकोनॉमिक फोरकास्ट तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रेडिक्टेड मार्केट है। ठीक है ना। हो गया ये पूरा चैप्टर। ठीक है, थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको इस नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।